इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी भारतीय परंपरा में दर्शनशास्त्र यानी फिलोसॉफी क्या है और पश्चिमी परंपरा में दर्शनशास्त्र यानी फिलोसॉफी क्या है। हम उनके लक्ष्यों, दोनों परंपराओं में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, दोनों परंपराओं में दर्शन की शाखाओं, सामान्य गलतफहमियों और तर्क या विश्लेषण के तरीकों पर भी नजर डालेंगे। ये साथ ही तर्क का बहुत संक्षिप्त परिचय भी देंगे। आरंभ करने से पहले आइए हम दर्शनशास्त्र की आवश्यकता पर नजर डालें। निम्नलिखित परिस्थितियों के बारे में सोचिए। आपके किसी करीबी पिता, माता या पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वित्तीय असफलता या कैंसर का निदान है। नैतिक दुविधा, एक पिता अपने दोनों बच्चों को जलते हुए घर से बचाने में असमर्थ है। किस बच्चे को बचाया जाए? उपरोक्त प्रत्येक मामले में आपको क्या करें या ना करें के बारे में उत्तर चाहिए। आपको जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति का एहसास होता है या आपको लगता है यह कैसा न्याय है या न्याय क्या चीज़ है जैसे प्रश्न उठते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जिनको दर्शनशास्त्र उत्तर देने का प्रयास करता है। दर्शनशास्त्र यानी फिलोसॉफी उन प्रश्नों को संबोधित करता है जिनका उत्तर विज्ञान या मात्र अवलोकन नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है जैसे प्रश्न को माप के माध्यम से हल किया जा सकता है और यह दार्शनिक जांच के दायरे में नहीं आता है। इसके विपरीत नैतिकता, सौंदर्य, मन की प्रकृति और ईश्वर के अस्तित्व से संबंधित प्रश्न वास्तव में वैध दार्शनिक प्रश्न हैं। आइए भारतीय दर्शन से शुरू करें। दर्शनशास्त्र के लिए संस्कृत शब्द दर्शन प्रत्यक्ष दृष्टि को दर्शाता है। मेरे हिसाब से दर्शन के बजाय अन्वेषाकी ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त हम तर्क का संक्षिप्त परिचय भी देंगे। भारतीय दर्शन को आमतौर पर आस्तिक और नास्तिक विचारधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। आस्तिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं, जबकि नास्तिक दर्शन ऐसा नहीं करते हैं। लगभग सभी भारतीय दार्शनिक स्कूल कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। मोक्ष को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के रूप में देखते हैं। मोक्ष या मुक्ति को मानव प्रयास का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। धारणा, अनुमान और शब्द को ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र विश्वसनीय साधन माना जाता है। सांख्य दर्शन की विशेषता इसकी प्रबल द्वैतवाद है, जो ब्रह्मांड को दो मूलभूत वास्तविकताओं में विभाजित करता है, पुरुष चेतना और प्रकृति पदार्थ। ज्ञान मीमांसा दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो ज्ञान की प्रकृति की जांच करती है। यह जांचता है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान के सूत्रों की पहचान करता है और इसकी वैधता का आकलन करने के लिए मानदंड स्थापित करता है। मीमांसा संप्रदाय को धर्म की प्रकृति के बारे में अपने दार्शनिक सिद्धांतों के लिए जाना जाता है और इसे वेदांत संप्रदाय का अग्रदूत माना जाता है। मीमांसा संप्रदाय में कई उपसंप्रदाय शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी ज्ञान मीमांसा है। तर्क में तर्क का अध्ययन शामिल है, जो कथनों की सत्यता को निर्धारित करने में मदद करता है। यह मूल रूप से तर्कों की संरचना और वैधता का आकलन करके यह समझने के इर्द गिर्द घूमता है कि चीजें कैसे संचालित होती हैं। वेदांत, जिसका शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत, हिंदू दर्शन के भीतर सबसे व्यापक और विस्तृत विद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। वेदांत शब्द द्वैतवाद से लेकर अद्वैतवाद तक विभिन्न उप परंपराओं के लिए एक छत्र के रूप में कार्य करता है, जो सभी प्रस्थान त्रयी नामक एक साझा पाठ्य आधार पर विकसित हुए हैं। प्रस्थान त्रयी सामूहिक रूप से प्रमुख उपनिषदों, ब्रह्म सूत्रों और भगवद गीता को संदर्भित करता है। पतंजलि द्वारा स्थापित योग विद्यालय सांख्य विद्यालय से काफी प्रभावित था और इसके ज्ञान मीमांसा ढांचे को साझा करता है। यह विद्यालय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को बेहतर बनाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पर जोर देता है। कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंटरेस्टिंग चैनल को। अब बात करेंगे पश्चिमी दर्शनशास्त्र यानी फिलोसॉफी के बारे में। एक्सियोलॉजी दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका नाम ग्रीक शब्दों एक्सियोस, जिसका अर्थ है मूल्य, और लोगो, जिसका अर्थ है अध्ययन, से लिया गया है। इस प्रकार यह मूल्यों की गहन खोज बन जाती है। पश्चिमी और भारतीय दार्शनिक परंपराएं समान नहीं हैं, उनके पास अलग अलग दृष्टिकोण हैं। हालांकि हम प्रत्येक परंपरा में सामान्य तत्वों की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पुनर्जन्म सभी भारतीय परंपराओं में एक साझा विश्वास है, जबकि तर्कसंगत जांच पश्चिमी परंपराओं की पहचान है। पूर्वी और पश्चिमी विचारों के बीच प्राथमिक अंतर पश्चिम में व्यक्तिवाद बनाम पूर्व में सामूहिकता पर जोर देने में निहित है। सौंदर्य शास्त्र यह समझने पर केंद्रित है कि हम कुछ चीजों को सुंदर क्यों मानते हैं
और यह धारणा हमारी भावनाओं और विचारों को कैसे प्रभावित करती है। एक दार्शनिक अनुशासन के रूप में सौंदर्य शास्त्र इस तरह के प्रश्न उठाता है। क्या सुंदर माना जाता है? कौन से मानदंड कला के किसी काम को उत्कृष्ट कृति का दर्जा देते हैं? उदाहरण के लिए, जब हम प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा का विश्लेषण करते हैं तो सौंदर्य शास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि इसे सदियों से उत्कृष्ट कृति के रूप में क्यों मनाया जाता रहा है और उन तत्वों की पहचान करता है जो इसकी स्थायी सुंदरता में योगदान करते हैं। नैतिकता ऐसे प्रश्नों का उत्तर देती है जैसे क्या झूठ बोलना हमेशा गलत होता है, या इससे मुझे अपने बारे में कैसा महसूस होगा। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि क्या कोई विशेष चीज़ नैतिक रूप से सही है। जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर देने के वास्तविक उद्देश्य का उत्तर देकर न केवल लोगों के बारे में बल्कि समाज के विभिन्न प्राणियों के प्रति भी। राजनीतिक दर्शन, राज्य सरकार, राजनीतिक दर्शन मानवाधिकारों, नेताओं की भूमिका और उनके निर्णयों का आम नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करता है। राजनीतिक दार्शनिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, यह जांचते हुए कि इन अवधारणाओं को शासन की निष्पक्ष और प्रभावी प्रणाली बनाने के लिए कैसे लागू किया जाना चाहिए। मुख्य अंतर क्या है? पश्चिमी परंपरा और भारतीय परंपरा दोनों ही एक ही दृष्टिकोण रखने के अर्थ में एक रूप नहीं है। हम प्रत्येक परंपरा में सामान्य तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, पुनर्जन्म सभी भारतीय परंपराओं में समान है। तर्कसंगत जांच सभी पश्चिमी परंपराओं में समान है। भारतीय दर्शन धर्म, कर्म, संसार, दुख, त्याग, ध्यान जैसी कई अवधारणाओं को साझा करते हैं, जिनमें से लगभग सभी आध्यात्मिक प्रथाओं, मोक्ष, निर्वाण की विविध श्रृंखला के माध्यम से व्यक्ति को दुख और संसार से मुक्ति के अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी संस्कृति, जो व्यक्तिवाद को अपनाती है, वर्तमान क्षण में जीवन के सार का पता लगाने की कोशिश करती है। मोटे तौर पर भारतीय दर्शन की एक विशिष्ट सत्य की खोज है। इसके प्रवचन की पद्धति एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है जो प्रतिद्वंद्वी के दृष्टिकोण पूर्वक्ष से जुड़ती है, उनकी स्थिति खंडना को चुनौती देती है और अंत में उनकी अपनी स्थिति उत्तर पक्ष या सिद्धांत के लिए तर्क प्रस्तुत करती है। तर्क अनुमान लगाना, डेटा, सूचना, तथ्य जैसे आधारों से निष्कर्ष निकालना है। एक तर्क कथनों का संग्रह है जिनमें से एक को निष्कर्ष के रूप में नामित किया जाता है और शेष को आधार के रूप में नामित किया जाता है। आमतौर पर एक तर्क के आधार तर्क के निष्कर्ष का समर्थन उचित ठहराना करने के लिए अभिप्रेत होते हैं। एक कथन एक घोषणात्मक वाक्य है जिसका अर्थ है एक ऐसा वाक्य जो सत्य या असत्य होने में सक्षम है। उदाहरण है, बारिश हो रही है, मुझे भूख लगी है। एक तर्क में आधार निष्कर्ष का समर्थन उचित ठहराना करने के लिए अभिप्रेत होते हैं। निगमनात्मक तर्क प्रस्तावों से अनुमान लगाना, प्रेरक तर्क जिसमें आधार की सच्चाई निष्कर्ष की सच्चाई को संभावित बनाती है। सत्य की कोई गारंटी नहीं है, प्रस्ताव धुआं है, निष्कर्ष आग है। एक तर्क तथ्यात्मक रूप से सही है यदि और केवल यदि इसके सभी आधार सत्य हैं। एक तर्क वैध है यदि और केवल यदि इसका निष्कर्ष इसके आधारों से निकलता है। एक तर्क तभी सही होता है जब वह तथ्यात्मक रूप से सही और वैध दोनों हो। यह कहना कि एक तर्क वैध है, यह कहना है कि यदि आधार सत्य थे तो निष्कर्ष भी अनिवार्य रूप से सत्य होगा। न्यायवाक्य एक प्रकार का तार्किक तर्क है जो दो प्रस्तावों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निगमनात्मक तर्क लागू करता है जिन्हें सत्य माना जाता है। उदाहरण के लिए, सभी मनुष्य नश्वर हैं। सुकरात एक मनुष्य है, इसलिए सुकरात नश्वर है। न्यायवाक्य में ठीक दो आधार होते हैं, जबकि सामान्य तौर पर एक तर्क में कितने भी आधार हो सकते हैं। तर्क या कथन रूप का एक समान प्रतिस्थापन। नीचे एक उदाहरण है जिसमें अतिरिक्त गुण यह है कि अलग अलग अक्षरों को अलग अलग गैर समतुल्य वर्णनात्मक शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इन परिभाषाओं को समझने के लिए आइए एक बहुत ही सरल तर्क रूप देखें। सभी एक्स वाई हैं। अब निम्नलिखित ठोस तर्कों पर विचार करें। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, इसलिए कुछ बिल्लियां गाय हैं। तर्क में अमान्य तर्क x बराबर बिल्लियां और y बराबर कुत्ते। निष्कर्ष में y बराबर गाय। तर्क / कथनों का एक ही रूप होता है यदि और केवल यदि वे दोनों एक ही तर्क / कथन रूप के समान प्रतिस्थापन। उदाहरण हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, इसलिए
कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। तर्क में मान्य तर्क x बराबर बिल्लियां और y बराबर कुत्ते। निष्कर्ष में भी y बराबर कुत्ते। सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, इसलिए कुछ कुत्ते गाय हैं। तर्क में अमान्य तर्क x बराबर बिल्लियां और y बराबर कुत्ते। निष्कर्ष में x बराबर कुत्ते y बराबर गाय। तर्क का मूल सिद्धांत कोई तर्क मान्य है या अमान्य यह पूरी तरह से उसके रूप से निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में वैधता रूप का एक कार्य है।